गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने देखा आवेशों का पुनर्वितरण और आवेशों के पुनर्वितरण में अर्थात जब आवेश दो चालकों के मध्य आवेशों का आदान प्रदान होता है अर्थात पुनर्वितरण होता है तो ऊर्जा की जो हानि होती है तो उसका मान कितना होता है। आज हम देखेंगे नुकीले भागों की क्रिया। तो जैसा हम जानते हैं कि कोई भी आवेशित चालक है उसके नुकीले भागों में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है और जब वायु के कण इस आवेशित चालक के ये नुकीले भाग है और यह एक चालक क्या है, आवेशित है, तो आवेश इस चालक में समान रूप से वितरित हो जाता है और जब वायु के कण इस चालक के नुकीले भाग के संपर्क में आता है तो वह भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है और वह आवेशित वायु के कण इस नुकीले भाग से क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं और प्रतिकर्षित होकर दूर हटने लगते हैं। तब उनका स्थान अनावेशित वायु का कण लेते जाता है और वे अनावेशित वायु के कण फिर से इस नुकीले भाग के संपर्क में आते हैं और वह भी आवेशित हो जाते हैं और प्रतिकर्षित होकर क्या होते जाते हैं, दूर हटते जाते हैं। इस प्रकार यह आवेशन की प्रक्रिया चलते रहती है। वायु कणों द्वारा आवेश के बाहर जाने की इस प्रक्रिया को अर्थात वायु के कण यहाँ से नुकीले भाग से प्रतिकर्षित होकर जो बाहर जाते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं हम संवहन विसर्जन। क्या कहते हैं, संवहन विसर्जन। और वायु की इस संवहन धारा को कहा जाता है वैद्युत पवन। वायु की इस संवहन धारा को क्या कहते हैं, वैद्युत पवन कहते हैं। जब वायु के कण आवेशित होकर दूर चले जाते हैं तो उस क्रिया को कहा जाता है संवहन विसर्जन और वह संवहन धारा कहलाती है वैद्युत पवन। और इसको हम चेक करने के लिए यह भी देख सकते हैं कि यहाँ से वायु के कण प्रतिकर्षित होकर दूर हटते हैं। क्या करते हैं, मोमबत्ती को जलाकर इस नुकीले भाग के पास लाते हैं तो हम देखते हैं कि मोमबत्ती का जो लौ है वायु के बहाव की दिशा में क्या होता है, उड़ने लगता है अर्थात झुकने लगता है। तो इससे पता चलता है कि वायु के कण आवेशित होकर प्रतिकर्षित होकर क्या होते हैं, आवेशित होते हैं और प्रतिकर्षित होकर दूर हटने लग जाते हैं। ये हो गया नुकीले भागों की क्रिया। इस नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है वान डी ग्राफ जनित्र। वान डी आर.जे. वान डे एक भौतिक शास्त्री हुए जिन्होंने उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए एक मशीन का निर्माण किया जिनको उन्हीं के नाम पर नाम दे दिया गया वान डी ग्राफ जनित्र। तो वान डी ग्राफ जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है, आइए देखते हैं। तो वान डी ग्राफ जनित्र सबसे पहले नुकीले भागों की क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात हम जानते हैं कि नुकीले भागों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है और जब वायु के कण उन नुकीले भागों के संपर्क में आते हैं तो वो भी आवेशित हो जाते हैं और प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाते हैं। उसी प्रकार से दूसरा सिद्धांत पर आधारित है, किसी खोखले गोली चालक को अगर हम आवेशित करें तो आवेश समान रूप से उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, उसके अंदर कोई आवेश नहीं होता। तो आइए इसकी संरचना देखते हैं। वान डी ग्राफ जनित्र की संरचना में लगभग 15 मीटर ऊंचा एक नली होता है, नली पी। ये 15 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। इस नली की ऊंचाई पी की ऊंचाई क्या होती है, 15 मीटर होती है और इसके ऊपर एक बड़ा गोलीय खोखला चालक क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस 15 मीटर नली हो गई एक पी, उसके ऊपर एक बड़ा सा गोली चालक एस जो खोखला होता है उसको क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। इन गोली चालक के केंद्र पे एक घिरनी P1 होती है
और फर्श पे एक घिरनी क्या होती है, P2 होती है, जिसे इन दोनों घिरनियों को क्या किया जाता है, एक रबड़ या रेशम के पट्टे के द्वारा जोड़ दिया जाता है। पट्टे के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं हालर मिल आप लोगों ने देखा होगा, दो चक्कियों को या दो चक्का जब घूमता है तो उनको दोनों को घुमाने के लिए एक पट्टे के द्वारा दोनों को कनेक्शन किया जाता है या जोड़ा जाता है। उसी प्रकार से P1 और P2 घिरनी को जोड़ने के लिए रेशम या फिर रबड़ के एक पट्टे का उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से दोनों घिरनियां घूमती है। और जो घिरनी P2 होती है उसका संबंध हम कर देते हैं मोटर M से, अर्थात जब मोटर M घूमता है तो P2 को घुमाता है, और P2 घूमने से क्या होता है, P1 घिरनी भी क्या होती है, घूमती है। तो C1 और C2 धातु की दो कंघियां होती है। जो कंघियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नुकीला होता है, कंघी के आकार का होता है, ठीक है, इसलिए इनको कंघियां कहा जाता है। तो C1 को क्या कहा जाता है, स्प्रे कंघी कहा जाता है, और C2 को संग्राहक कंघी कहा जाता है। C1 को कौन सा कंघी कहा जाता है, स्प्रे कंघी कहा जाता है। C2 को संग्राहक कंघी कहा जाता है। और दोनों कंघियां जो क्या होती है, अत्यंत नुकीली होती है। कंघी C1 को हम जोड़ देते हैं एक उच्च विभव वाली बैटरी से, और जो ताकि इसमें जो विभव उत्पन्न हो रहा है वह विभव क्या हो, लॉस मत हो या उसकी हानि मत हो, इसलिए इस पूरे उपकरण को एक टंकी टी से क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ताकि जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो उसकी हानि ना हो, उसका क्षरण ना हो या उसका ह्रास ना हो। तो C1 C2 क्या है, धातु की कंघियां हैं। P1 P2 क्या है, दो घिरनियां हैं। M क्या है, घिरनियों को चलाने वाला मोटर है। S खोखला गोली कवच है, और T जो है लोहे की एक टंकी है। तो ये हो गया वान डे ग्राफ जनित्र की संरचना। अब आइए देखते हैं यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो C1 कंघी को हम उच्च तनाव युक्त बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अतः इसके नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, अत्यधिक होता है। मैंने पहले ही बताया नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, अत्यधिक होता है। और जब इसके वायु के कण इसके पास आते हैं तो नुकीले भागों के इस संपर्क में आने से वह वायु के कण क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, अर्थात धन आवेशित हो जाते हैं। और नुकीले सिरों से के धन आवेश से वो प्रतिकर्षित होकर क्या हो जाते हैं, पट्टे की ओर चलने लगते हैं। पट्टे की ओर चलने लगते हैं जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत पवन कहते हैं। पट्टे की ओर चलने लगते हैं उसको क्या कहते हैं, वैद्युत पवन कहते हैं, जो क्या करता है, पट्टे को भी धन आवेशित कर देता है और पट्टे का यह भाग ऊपर की ओर चलने लगता है। पट्टे का यह भाग क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है और वह भी ऊपर की ओर चलने लगता है। और जब यह पट्टा कंघी C2 के पास पहुंचता है या उस C2 के पास से होकर गुजरता है तो प्रेरण द्वारा क्या होता है, कंघी के नुकीले सिरे इस धन आवेश को क्या कर दे, कंघी के नुकीले सिरों पर क्या हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और चूंकि इस कंघी C2 क्या है, गोली कवच से जुड़ा होता है, इसलिए इस गोली कवच के बाह्य भाग में क्या होता है, धन आवेश प्रेरित हो जाता है। तो कंघी C2 के पास जो ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है वो पट्टे में उत्पन्न धन आवेश को क्या कर देता है, समाप्त होकर देता है, ठीक है, जिससे पुनः वैद्युत पवन चलने लगता है। और यह वैद्युत पवन ही इसको क्या करता है, समाप्त कर देता है। पट्टे क्या होता है, लगातार घूमते रहता है
और जब फिर से पट्टा घूम के कंघी C1 के पास आता है तो वायु के कण फिर से क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं और C2 के नुकीले भाग के पास जाकर क्या हो जाते हैं, यह फिर से एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और धन आवेश गोले के बाहरी भाग पे क्या होते जाता है, उत्पन्न होते जाता है। इस प्रकार गोली कवच अधिक से अधिक क्या करता है, आवेश को ग्रहण करते जाता है, जिससे उसका विभव और बढ़ते जाता है। इस प्रकार से वान डे ग्राफ जनित्र की सहायता से विभव को हम बढ़ा सकते हैं। इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग किया जाता है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। जैसे हमने अभी देखा कैसे किसी खोखले चालक में विभव या विभवांतर को अधिक उत्पन्न किया जा सकता है, तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। और नाभिकीय भौतिक के आविष्कार में इसका उपयोग किया जाता है। नाभिकीय भौतिकी में आविष्कार करने के लिए, विभिन्न आविष्कार करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इस जो वान डे ग्राफ जनित्र है, इसका कुछ हानियां भी है, दोष भी है। चूंकि इसका आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए हर जगह इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। और हानि क्या हो सकती है इसकी, उच्च विभव उत्पन्न होने के कारण इसका उपयोग करना क्या होता है, खतरनाक होता है। ठीक है, सबको समझ में आया? तो ये है वान डे ग्राफ जनित्र। आइए आगे देखते हैं परावैद्युत माध्यम में विभव और परावैद्युतांक में संबंध। तो मान लो वायु या निर्वात में आवेश Q से R दूरी पर विभव, हम जानते हैं किसी बिंदु से R दूरी पर विभव का मान क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब यदि कोई परावैद्युत माध्यम K रख दिया जाए तो Q आवेश से उतनी ही दूरी पर अर्थात R दूरी पर विभव क्या हो जाएगा, V डैश इक्वल टू 1/4πε0 और परावैद्युत माध्यम क्या है, K है, तो इंटू K इंटू Q/R। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में क्या करते हैं, समीकरण 2 को भाग दे देते हैं। तो समीकरण 1 में 2 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, V/V डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R पूरे का बटा 1/4πε0 के इंटू Q/R। समान राशियां क्या होती है, अंश और हर में होती है, तो समान राशि आपस में कट जाती हैं। तो 1/4πε0 कट जाएगा और Q/R कट जाएगा। क्या बचेगा, केवल K बचेगा जो हर का हर में है, इसलिए वो कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। तो V/V डैश इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, K प्राप्त हुआ। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, V डैश को पक्षांतर करेंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, अंश में चला जाएगा, और K को पक्षांतर में करेंगे तो इधर आगे क्या हो जाएगा, वो हर में चला जाएगा। तो V डैश इज इक्वल टू V/K, अर्थात किसी परावैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति में विभव जो है वायु या निर्वात में उपस्थित विभव के 1/K गुना होता है। परावैद्युत माध्यम में विभव वायु या निर्वात में विभव की तुलना में 1/K गुना होता है। यह संबंध होता है विभव और परावैद्युतांक के बीच। आइए आगे देखते हैं विद्युत धारिता और परावैद्युतांक के बीच क्या संबंध होता है। तो वायु या निर्वात में किसी चालक की विद्युत धारिता C इज इक्वल टू हम जानते हैं Q/V से। हमने विद्युत धारिता का सूत्र निकाला है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। उसी प्रकार से अगर कोई परावैद्युत माध्यम है तो उसमें विद्युत धारिता क्या हो जाएगा, C डैश इज इक्वल टू Q/V डैश।
ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। तो क्या करते हैं, समीकरण 4 में समीकरण 5 को क्या करेंगे, भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा, C अपॉन C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन V अपॉन Q अपॉन V डैश होगा ना। तो Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, V डैश अपॉन V। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, V डैश ऊपर चला जाएगा और V नीचे आ जाएगा। तो C डैश अपॉन C इज इक्वल टू V डैश अपॉन V, ये हो गया। परंतु अभी हमने निकाला विभव और परावैद्युतांक में क्या संबंध होता है, V डैश इक्वल टू V अपॉन K। तो यहां से हम V डैश का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, C अपॉन C डैश इज इक्वल टू V अपॉन K अपॉन V। तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, V और V एक दूसरे को खत्म कर देंगे और बचेगा क्या, 1/K। तो C अपॉन C डैश इज इक्वल टू क्या बचा, 1/K। या फिर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, C डैश का मान यहां से निकालेंगे तो C डैश इज इक्वल टू CK। अर्थात किसी परावैद्युत माध्यम में किसी चालक की धारिता वायु या निर्वात में किसी चालक की धारिता के K गुना होता है। ठीक है, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में किसी संधारित्र की धारिता वायु या निर्वात में संधारित्र की धारिता की तुलना में K गुना होता है। ये संबंध हुआ किसमें, धारिता और परावैद्युतांक में। अब देखते हैं ऊर्जा और परावैद्युतांक में क्या संबंध है। ठीक है, संचित ऊर्जा का मान हम जो निकाले हैं तो हम जानते हैं क्या होता है, U इज इक्वल टू 1/QV होता है। ये हो गया मान लो समीकरण नंबर 1। ये है वायु या निर्वात में संचित ऊर्जा का मान 1/2QV। अगर कोई परावैद्युत माध्यम ले लें तो उसमें संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, U डैश इज इक्वल टू 1/2QV डैश। तो समीकरण 6 में समीकरण 7 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, दोनों समीकरणों से U अपॉन U डैश इज इक्वल टू 1/2QV अपॉन 1/2QV डैश। तो U अपॉन U डैश इज इक्वल टू हो गया V अपॉन V डैश। परंतु हमने विभव और परावैद्युत माध्यम का संबंध निकाला है, V अपॉन V डैश इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमने निकाला है ना। विभव और परावैद्युतांक में रिलेशन इससे पहले हमने निकाला, उसी का होता है V अपॉन V डैश इज इक्वल टू K। तो U अपॉन U डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। या फिर U डैश का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, U अपॉन K। तो परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की ऊर्जा वायु या निर्वात में संधारित्र की ऊर्जा के 1/K गुना होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकला, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की ऊर्जा वायु या निर्वात में संधारित्र की ऊर्जा के 1/K गुना होता है। ये हो गया किसमें संबंध, विभव और परावैद्युतांक में संबंध, विभव विद्युत धारिता और परावैद्युतांक में संबंध, ऊर्जा और परावैद्युतांक में संबंध। ठीक है, चलिए यहां तक सबको समझ में आया। आइए देखते हैं गोली संधारित्र की धारिता। हाँ, तो इसमें कभी कभी प्रश्न आता है, गोली चालक की धारिता ज्ञात कीजिए या तो और गोली संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। दोनों अलग अलग टॉपिक हैं या दोनों अलग अलग चीज है। गोली चालक की धारिता अलग है जो हमने पहले निकाला, ठीक है, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R, वो है गोली चालक की धारिता। ये है संधारित्र, तो गोली संधारित्र की धारिता। तो आइए देखते हैं, इसमें गोली संधारित्र में धातु का 2 खोखला समकेंद्री गोला A और B होता है। ये गोला A है, ठीक है, और ये गोला B है। दोनों समकेंद्री होते हैं, अर्थात एक दोनों का केंद्र एक ही होता है, एक ही केंद्र बिंदु पर बने होते हैं दोनों गोले। इनके मध्य परावैद्युत वाला माध्यम क्या होता है, भरा होता है।
मान लो आंतरिक गोले ए को एक धातु के क्षण आर से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, एक धातु के क्षण आर से जोड़ा जाता है और उस आर में क्या होता है, घुंडी लगा हुआ जो होता है, और बाह्य गोला आर जो बी जो होता है उसको क्या कर देते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं, अर्थात पृथ्वी से उसको संबंधित कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों गोले जुड़े नहीं होते, पृथक होते हैं ना, इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ अलग करने के लिए निशान बनाया है ताकि दोनों गोले एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, अलग अलग हैं, पृथक हैं। तो इसकी रचना आप कर सकते हैं, क्या हो गया, गोली संधारित्र में धातु के दो समकेंद्री खोखला गोला ए और बी होता है, इनके मध्य में परावैद्युत माध्यम भरा होता है। आंतरिक गोले ए को एक चालक तार आर द्वारा जोड़ दिया जाता है जिसमें एक धातु की घुंडी लगी होती है, और खोखले गोले बी का संबंध क्या होता है, पृथ्वी से होता है। चलिए आइए देखते हैं। अब जब गोले ए को, मान लो गोले ए की त्रिज्या क्या है, स्मॉल ए है, गोले बी की त्रिज्या क्या है, स्मॉल बी है, तब हमको इसके बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे या विभव का मान ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के पश्चात किसका मान ज्ञात करेंगे, विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो जब इस घुंडी की सहायता से आवेश दिया जाता है तो आवेश, धन आवेश जो होता है, चूंकि दोनों गोले क्या हैं, खोखले हैं, इसलिए धन आवेश इस गोले ए के बाह्य भाग में समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। फलस्वरूप विद्युत प्रेरण द्वारा गोले बी के आंतरिक भाग में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और बाह्य भाग में धन आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ये समझ में आया। गोले ए पर धन आवेश समान रूप से उसके बाह्य भाग में वितरित हो जाता है, लेकिन प्रेरण द्वारा माइनस आवेश कहाँ उत्पन्न होता है, गोले बी के आंतरिक भाग में, और धन आवेश कहाँ उत्पन्न होता है, गोले बी के बाह्य भाग में। अब हमने क्या किया है, गोले बी को पृथ्वी से संबंधित कर दिया है, इसलिए गोले बी का जो धन आवेश हो जाता है वो किस में चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। अब यदि बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, तब इस बिंदु P पर केवल गोले A के धन आवेश के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र निकलेगा, या विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, या विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा, या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन माइनस गोले B के आवेश के कारण यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी खोखले गोले के अंदर आवेश का मान क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। इसलिए बिंदु P पर केवल गोले A के धन आवेश का प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, जहाँ R क्या है, केंद्र O से बिंदु P की दूरी है। इसलिए दोनों गोलों के मध्य विभवांतर, कौन कौन से दोनों गोलों, B और A के मध्य विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य विभव, इसी को कहा जाता है विभवांतर, विभवों का अंतर। तो दोनों के गोलों के मध्य कुल विभवांतर निकालेंगे तो क्या करेंगे, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन कहाँ से, गोले B से A तक इंटू dr। ये क्या है, हमने विभवांतर का फार्मूला हमने पहले निकाला था, ठीक है। अब E का जो मान हमने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, उसको इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन B टू A 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे किसका मान रखा, विद्युत क्षेत्र E का मान रखा। तो
Q अपान 4πε0 क्या है, अचर राशि है, इसका समाकलन नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर क्या बचा, v इज इक्वल टू माइनस Q अपान 4πε0 इंटीग्रेशन b टू a 1 अपान r स्क्वायर इंटू डी आर। यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है ना। हमने Q अपान 4πε0 को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये अचर राशि है, इसका समाकलन नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। v इज इक्वल टू माइनस Q अपान 4πε0 इंटीग्रेशन b से a तक। अब 1 अपान आर स्क्वायर है, हम जानते हैं जब कोई राशि अंश हर के रूप में होती है और हर के वैल्यू को हम अगर अंश में बदलते हैं तो घात का चिन्ह जो होता है वह बदल जाता है। तो 1 अपॉन आर का स्क्वायर है, धन है घात में, तो अगर ये अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर टू दी पावर -2, ठीक है, इंटू डी आर। तो v इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4πε0। अब एक समाकलन का सूत्र होता है x टू दी पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ x की जगह क्या है, r है, और n की जगह क्या है, -2 है। तो आइए रखते हैं इसमें, इस फार्मूला में मान। तो x टू दी पावर n, तो r टू दी पावर n मतलब -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और ये ब्रैकेट के बाहर उच्च सीमा और ये निम्न सीमा, ठीक है। b से a तक समाकलन हुआ, तो मान रखेंगे v इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4πε0, और ये माइनस और r टू दी पावर -1 है, तो इसको क्या कर देंगे, हर में ला देंगे, तो 1 अपॉन r होल a से b तक समाकलन। तो Q अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा, दोनों ऋण चिन्ह हट जाएंगे। तो आगे क्या बचेगा, v इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 1 अपॉन r इंटू a से b तक। अब हम इन a से b तक जो समाकलन किया, तो इन सीमाओं को क्या करेंगे, रखेंगे a से b तक। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4πε0 और r के जगह a उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये सूत्र होता है। तो 1/a माइनस 1/b, लघुत्तम निकलेगा तो b माइनस a अपॉन ए बी, लघुत्तम निकालने आता है ना, ये b माइनस a हो जाएगा अपॉन ए बी, ये हो जाएगा लघुत्तम निकलेगा इसका, तो a भी लघुत्तम निकलेगा, और b का इससे गुणा 1 से गुणा और a का फिर 1 से गुणा, तो b माइनस a। तो क्या बचा अपना, v इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू b माइनस a अपॉन ए बी। ये है विभव का मान निकला, लेकिन हमको क्या निकालना है, गोली संधारित्र की धारिता निकालना है, और धारिता का सूत्र हम जानते हैं, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, जहाँ Q आवेश है, V विभव है। तो V का जो मान हमने निकाला है, क्या निकाला, Q अपॉन 4πε0 इंटू b माइनस a अपॉन ए बी, उसको हम यहाँ रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन Q अपॉन 4πε0 इंटू b माइनस a अपॉन ए बी। तो Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 4πε0 इंटू ए बी कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, और b माइनस a क्या हो जाएगा, हर में आ जाएगा। तो ये है किसी गोली संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अब यदि कोई के परावैद्युतांक वाला माध्यम हो, तो गोली संधारित्र की धारिता का सूत्र ये हो जाएगा, C इज इक्वल टू 4πε0, के का गुणा हो जाएगा k इंटू ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो ये दोनों हैं किसी गोली खोखले संधारित्र की धारिता का सूत्र, ठीक है, बन जाएगा ना। चलिए, धन्यवाद।